नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बीपीएससी एस्पिरेंट्स एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक निकले, तो सभी वीडियो आप देखिए और एक एक वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जाम कैसे पूछा जाता है और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। तो सभी क्वेश्चंस जो है हूबहू एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। मई 1666 ईस्वी में को औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए थे। देखिए, कह रहा है कि मई 1666 ईस्वी में औरंगजेब के समक्ष क्या हुआ था? शिवाजी उपस्थित हुए थे। तब उन्हें कैद करके कहां पर रखा गया था? तब क्या किए शिवाजी? जब औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हुए तो क्या किया औरंगजेब ने? क्या किया? उन्हें धोखे से पकड़ लिया और पकड़ करके उन्हें कैद कर लिया। तो कहता है कि कहां पर रखा गया था? तो आगरा में रखा गया था दोस्तों। आगरा के जयपुर भवन में रखा गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी, आगरा के जयपुर भवन में रखा गया था। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहीं से जयपुर भवन से ही जो है शिवाजी कुछ ही महीनों में फरार हो गए थे और अपना राज्य मराठा साम्राज्य पहुंच गए थे। तब जाकर के जो है ना शिवाजी की वीरता को और भी मजबूती से देखने लगा था औरंगजेब। और इसी के बीच में जो है तब औरंगजेब ने शिवाजी को किसकी उपाधि दिया था? राजा जी की उपाधि दिया था दोस्तों। राजा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। क्लियर? इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो यही औरंगजेब ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके देखते हैं। शिवाजी का विवाह 1640 ईस्वी में, ये ईस्वी है, 1640 ईस्वी में साई बाई निम्बालकर से हुआ था। बिल्कुल सही है, साई बाई निम्बालकर से हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, न्याय के जंजीर के लिए जहांगीर को याद किया जाता है। बिल्कुल, न्याय के जंजीर के लिए जहांगीर को याद किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। बिल्कुल ये सही है, 1739 ईस्वी में ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और दिल्ली में ढेर सारा लूटपाट करके कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लेकर के चला जाता है। उस समय दिल्ली का सम्राट मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रहते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? मोहम्मद शाह इतना तक कह देते, दिल्ली छोड़ने तक तैयार हो जाते हैं कि आइए दिल्ली पर शासन कर सकते हैं। इतना तक हो गया था इस आक्रमण में। तो क्लियर हो गया होगा? तो ये तीनों ऑप्शन सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था, सभी लोग जानते हैं। पलासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध हुआ जो कि इतिहास में अंग्रेजों को मजबूती प्रदान किया गया। तो पलासी का युद्ध जो हुआ 1757 में 23 जून को हुआ था। 23 जून को हुआ था। क्लियर? जिसमें अंग्रेजों ने विजय पाया था। और पलासी का युद्ध तो जानते हैं किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। ऑप्शन ए हो जाएगा। NH-44 की जो जोड़ता है NH-44, वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। लिख लीजिएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है NH-44 और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH है। क्लियर? नेशनल हाईवे होता है NH। ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं पहला वायसराय कौन बना था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं पहला वायसराय कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग बना था। देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर है, जनरल है, और पहला वायसराय की बात कर रहा है, तो ये कैनिंग है। कैनिंग के समय 1857 का युद्ध हुआ था, क्रांति हुआ था। 1857 की क्रांति जब देखा गया, जब लड़ा गया, तो अंग्रेजी सम्राट को ये महसूस होने लगा कि अब जो है शासन प्रशासन जो है अपना खुद से जिम्मेवारी ले लेना चाहिए। तब जाकर के जो है भारत के गवर्नर पद को जो है समाप्त कर देता है और वायसराय पद का सृजन करता है। क्लियर? तो उस समय जो है भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग हो जाता है और पहला वायसराय उन्हीं को बना दिया जाता है, लॉर्ड कैनिंग को। क्लियर हो गया होगा? और जबकि भारत का प्रथम गवर्नर अगर पूछ ले तो कौन हो जाता है? बेंटिक हो जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर अगर पूछे तो बेंटिक हो जाता है। क्लियर? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? तो बेंटिक हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो कैनिंग हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों ध्यान में रखिएगा। और भारत का स्वतंत्र भारत का अगर पूछ दे तो माउंटबेटन हो जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ दे तो माउंटबेटन हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से क्लियर रखिएगा। और बंगाल का गवर्नर जनरल पूछ दे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ दे, तब वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। क्लियर? तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप पूरी तरीके से उलझ जाते हैं कि कौन सा किसका आंसर होगा। बेंटिक मारे कि माउंटबेटन होगा, कि कैनिंग होगा, कि वारेन हेस्टिंग होगा। यहाँ तक कि बहुत लड़का क्लाइव मार के आ जाते हैं। क्लियर? तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तब जाकर के एग्जाम की सफलता मिलता है दोस्तों। और एक एक क्वेश्चन जो है आपको कई लाखों स्टूडेंट से आपको आगे पीछे कर देता है। इसलिए एक क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, सभी क्वेश्चन आपको पढ़ने में सफलता हासिल होगा। क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन पढ़ने से आपका सही आंसर मिलता है और आप अच्छी तरीका से ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं और आपको आंसर पता नहीं है कोई भी क्वेश्चन का, तो आप उसको एलिमिनेट करने के तरीका सीखिए। और एलिमिनेट करने के लिए जब तक आप सीखते हैं तब जाकर के आपका एग्जामिनेशन जो है सफलतापूर्वक निकलता है। क्लियर? तो एलिमिनेट कैसे किया जाता है? एलिमिनेट इसलिए ऐसे किया जाता है कि जैसे मान लिया गवर्नर है, गवर्नर को क्या करते हैं कि उसका एक रीजन देते हैं कि भाई कहाँ से कौन गवर्नर, कम से कम कुछ कुछ पॉइंट से याद रखते हैं। कौन गवर्नर कब आया और क्या काम किया और उसके बाद कौन आया, तब जाकर के आप कोई भी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। और एलिमिनेट करने के बाद जो है ना आपका सटीक आंसर आता है और आपको वही एग्जामिनेशन में सफलता दिलाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसलिए एलिमिनेट करने के लिए तरीका सीखिए और सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, तब आप जाके एलिमिनेट कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? भारतीय न्यायाधीश की बात कर रहा है तो फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो मछलीपट्टनम में क्या था 1605 ईस्वी में दोस्तों। मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में क्या था? क्लियर? जबकि पुर्तगालियों ने प्रथम कोठी 1503 ईस्वी में खोला था कोचीन में। क्लियर? जबकि पुर्तगालियों ने अपना पहला कोठी जो खोला था कोचीन में खोला था 1503 ईस्वी में, और जबकि डचों ने जो पहला कोठी खोला वो 1605 ईस्वी में खोला था, मछलीपट्टनम में खोला था। एकदम क्लियर रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तख्ते ताउस। तख्ते ताउस किस मुगल शासक ने बनवाया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, अभी जस्ट इसका चर्चा हम कर रहे थे। नादिर शाह जब आक्रमण किया था भारत पर 1739 ईस्वी में, तब जाकर जो है मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। उसी में जो है क्या हुआ कि कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस दोनों जो है और बहुत सारा धन संपत्ति लूट करके नादिर शाह वो ईरान चला जाता है। कई सालों तक ईरान में जो है तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा रहता है दोस्तों। तो कहता है कि तख्ते ताउस, इसी को तख्ते ताउस को ही मयूर सिंहासन बोलते हैं। तख्ते ताउस को क्या बोलते हैं? मयूर सिंहासन बोलते हैं, और इसको पीकॉक थ्रोन भी बोला जाता है। कहीं कहीं पीकॉक थ्रोन क्वेश्चन दे देगा तो आप फंसिएगा नहीं, ये 3 नाम है इसका, तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन। ये तीनों पॉइंट अगर आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा मारना है शाहजहां। कौन बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, और ये पहला बादशाह था जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था। कौन बैठा था? शाहजहां बैठा था। क्लियर? अपने लिए ही बनवाया था, और उनका जो है जितना भी वंश सजाते रहा, सभी मयूर सिंहासन का शोभा बढ़ाते रहा। लेकिन जब एक समय आता है 1739 ईस्वी का काला दिन, जो कि नादिर शाह आक्रमण कर देता है दिल्ली पर और मयूर सिंहासन को लेके चला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुपद को पैतृक किसने बना दिया था? गुरुपद को पैतृक किसने बना दिया था? तो रामदास ने बना दिया था दोस्तों। किसने बना दिया था? रामदास ने बना दिया था पैतृक। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके देखते हैं, कथन के बारे में चर्चा करेंगे। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले कर्नाटक राज्य के संस्थापक सादुतुल्ला थे। बिल्कुल सही है दोस्तों। मुगलों से जो स्वतंत्र होने वाला कर्नाटक राज्य था, उसका संस्थापक सादुतुल्ला थे। क्लियर? दूसरा है, बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर के उपनाम से जाना जाता है। बिल्कुल, बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता था दोस्तों। क्लियर? तीसरा है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो थे। बिल्कुल, बक्सर का जब युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, तो एक तरफ 3 सेनाओं का दूत लड़ रहा था, एक तरफ अंग्रेज अकेला लड़ रहा था। फिर भी अंग्रेज अकेला भारी पड़ता है और तीनों सम्राट को इधर हरा देता है। कौन कौन सम्राट था बक्सर के युद्ध में? तो मीर कासिम थे, जो कि बंगाल से भाग करके, बंगाल का नवाब हुआ करता था, वो भाग करके ये इस युद्ध में शामिल हो गया था 1764 के युद्ध में। और मुगल बादशाह था और अवध का नवाब था। ये 3 गो जो है लड़ रहे थे इसमें, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, उन्होंने और मीर कासिम ने और शुजा-उद-दौला ने, ये तीनों मिल करके लड़ रहे थे, और तीनों जो है परास्त हो गए, तीनों हार गया था अंग्रेजों से। क्लियर? तो कहता है कि अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? तो हेक्टर मुनरो थे। क्लियर हो गया होगा? तो ये तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के किस मुगल फौजदार ने दीवार में चुनवा दिया था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। यही सब क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि हमने तो यह क्वेश्चन देखा ही नहीं था, और वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। लगने लगेगा कि आउट ऑफ क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आप बोर्ड पर जो है इल्जाम लगाने लगते हैं। इसलिए सभी क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में ही रखा गया है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है और ध्यान पूर्वक पढ़ने की जरूरत है। आप क्या करते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक एक लाइन को, प्रत्येक लाइन को आप पढ़ते जाइए,
तब जाकर के एग्जाम की सफलता मिलता है दोस्तों। ये कह रहा है क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह। तो कहता है कि सरहिंद के किस मुगल फौजदार ने दीवार में चिनवा दिया था। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों पुत्र को पकड़ लिया था और पकड़ करके जो है दीवार जैसे खड़ा करते हैं, दीवार घर बनाते हैं तो ईंट से जोड़ते हैं दीवार को, तो बीच में जो है उसको डाल दिया गया ईंट के तरह, और उस तरह से उसको सीमेंट बालू से उसको क्या कर दिया, उसको दीवार बना दिया। तो सोच सकते हैं उसकी मृत्यु किस तरह हो गया होगा। तो वो कौन मुगल फौजदार था, उसी का नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो वो मुगल फौजदार था वजीर खान। वो कौन था, वजीर खान थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल तख्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता है कि अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। तो गुरु हरगोविंद ने करवाया था। किसने करवाया था, गुरु हरगोविंद ने करवाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अकाल तख्त अर्थात ईश्वर के सिंहासन, ये गुरु जो जहां पर बैठते थे उसी के सिंहासन को ईश्वर का सिंहासन कहा गया और उसका अकाल तख्त नाम रखा गया था। और इसका जो निर्माण करवाया था गुरु हरगोविंद ने करवाया था। क्लियर हो गया होगा। अभी भी स्वर्ण मंदिर में जाइएगा तो ये अकाल तख्त देखने के लिए मिलेगा जो कि ईश्वर के सिंहासन के रूप में शोभा बढ़ा रहा है, जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब को रखा गया है दोस्तों। अब तो गुरु पद को हटा दिया गया है, पहले उस पर गुरु बैठते थे, अब गुरु नहीं बैठते हैं। उनके बदले में क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, गुरु पद को समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मान लिया था और गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या किए, अकाल तख्त ईश्वर के सिंहासन पर बैठा दिया गया था। तो क्लियर हो गया होगा। इसलिए अब कोई गुरु नहीं होता सिख के धर्म में, जो है आप जाइएगा कोई गुरु नहीं होता, 10 गो गुरु मात्र हुआ है और सभी अब क्या करते हैं, अकाल तख्त पर जो गुरु ग्रंथ साहिब सिंहासन पर बैठे हुए हैं उन्हीं का पूजा होता है। तो क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप क्लियर रखिएगा तब जाकर के एलिमिनेट करने में मजा आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंगेर के बढ़ैया ताल विरोध का, मुंगेर के बढ़ैया ताल, क्या क्वेश्चन है, कहता है कि मुंगेर के बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। मुंगेर का जो बढ़ैया ताल है उसमें विरोध हुआ था, तो उसका उद्देश्य क्या था। तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग कर रहा था। क्या कर रहा था, बकास्त भूमि की वापसी की मांग कर रहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, पश्चिमी घाट में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में जो अनुवाद किया चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने किया था, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि, देखिए बदायूं एक इतिहासकार थे, बहुत बड़ा इतिहासकार थे बदायूं। जब एक शासक की मृत्यु होती है, किसकी, कौन से शासक का, उसी की मृत्यु पर कह रहा है कि बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। तो वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पर यह बात हुआ था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिसको एमबीटी के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। इसलिए कहा था क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे बहुत बड़ा विद्वान शासक हुआ था, जो कि मध्यकालीन इतिहास में कोई ऐसा बड़ा शासक नहीं हुआ जो कि इतना बड़ा विद्वान था। उन्होंने क्या किया था कि जो भी काम करता था उसका जस्ट अपोजिट होता था दोस्तों। जो भी आप अच्छा सोचता था वो उसका गलत होता था। सिंचाई कर लगाता था कि अच्छा फसल को उपजाया जाए,
तो उसके बदले में क्या होता था कि कहीं सुखाड़ बाढ़ आ जाता था दोस्तों। राजधानी परिवर्तित किया, उसके लिए विद्रोह प्रजा ने कर दिया। यही सब कारण से क्या हुआ कि प्रजा और राजा में जो है कभी संतुलन बैठ नहीं पाया और एक दूसरे से भिन्नता रखने लगे। तब जाकर के ये बदायूं ने ये बात कहा था दोस्तों। क्लियर हो गया होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, एक एक करके देखते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारक नाथ दास ने शुरू किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारक नाथ दास ने शुरू किया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंद जनजाति ने किया था। देखिए, मानव बलि का निषेध जब कर दिया अंग्रेजों के द्वारा, तो वो जो खोंद जनजाति थे, खोंद जनजाति जो है, तो विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया, ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, एनएम लोखंडे, एनएम लोखंडे है, ये लोखंडे कर लीजिएगा। एनएम लोखंडे प्रथम नेता थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन का संगठित किया था। बिल्कुल सही है ये कि एनएम लोखंडे जो थे प्रथम नेता थे जिन्होंने भारत में क्या किया था कि मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। ये बिल्कुल सत्य है। ये तीनों ऑप्शन सत्य है, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल जनगणना स्किल सेंसस जिसको बोलते हैं, हाल ही में कौशल जनगणना स्किल सेंसस करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो ये पहला राज्य जो है दोस्तों, आंध्र प्रदेश बन गया है। स्किल सेंसस करने वाला जो पहला राज्य बना है वो आंध्र प्रदेश बना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके देखते हैं। पहला है, महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु जो है विल्सन पॉइंट है, बिल्कुल सही है, विल्सन पॉइंट ही है। दूसरा है, चावल, चावल नहीं होगा, चंबल होगा दोस्तों, ये चंबल कर लीजिएगा आप लोग। चंबल और बेतवा नदी मालवा के पठार से निकलती है। चंबल और बेतवा नदी मालवा के पठार से निकलती है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू है। बिल्कुल, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू है। ये तीनों ऑप्शन सत्य है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल या कच्चे तेल से शुद्ध डीजल पेट्रोल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? खनिज तेल या कच्चे तेल से शुद्ध डीजल पेट्रोल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आंशिक आसवन द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल में मन का निर्माण केंद्र कहाँ था? हड़प्पा स्थल में जो है मन का निर्माण केंद्र जो था वो लोथल था। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 2024 में शीर्ष स्थान कौन है, किस कंपनी का है? तो वालमार्ट का है दोस्तों। किसका है? वालमार्ट का है। विगत 11 वर्षों से ये लगातार जो है ना 1 नंबर सूची पर रहता है दोस्तों, शीर्ष पर रहता है। ये विगत 11 वर्षों से ये लगातार जो है 1 नंबर पर बनाए रखा है। ये सोचिए कि किस तरह की कंपनी है वालमार्ट। तो क्लियर हो गया होगा। जबकि रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो ये भारत में 1 नंबर पर है, लेकिन अगर पूरे 500 सूची में अगर देखा जाए तो 86वें स्थान पर है। ये कितने स्थान पर है? 86वें स्थान पर है। क्लियर। इस सूची की बात कर रहे हैं, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची की बात कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री के बाद में आता है LIC आता है, उसके बाद IOC आता है, SBI आता है, ONGC आता है, इस तरह से आता है कंपनी। क्लियर। लेकिन 1 नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री,
दूसरे नंबर पर LIC, तीसरे नंबर पर IOC, चौथे नंबर पर SBI और पांचवें नंबर पर ONGC है। तो इस तरह से क्लियर कर रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ये हो जाएगा 7 वर्षों तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी का अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। एकदम क्लियर याद रखिएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज त्योहार लिया था तो किससे लिया था? तो पारसियों से लिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये कंधार था दोस्तों। ये कंधार जो थे, ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच में जो झगड़ा होता था, यही कंधार के लिए होता था। क्लियर, जो कि अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ भारतीय संविधान का स्रोत है, दूसरी ओर देश है। यानी कि भारतीय संविधान का जो गरिमा है वो किस किस देशों से लेकर के बढ़ाया गया है, वो आप सोच सकते हैं। आप देखिए, आइए देखते हैं। पहला है नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। क्लियर। दूसरा है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है USSR से लिया है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है मूल अधिकार। मूल अधिकार USA से लिया है, ये बिल्कुल सही है। अर्थात ये तीनों ऑप्शन जो है सही है। क्लियर। तो प्रयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा, डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके देखते हैं इसको। पहला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार 21 को में वर्णित है। तो बिल्कुल जो है ये मौलिक अधिकार में वर्णित कर दिया गया है। क्लियर। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चे की चर्चा कर रहा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे की, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार 21 के को में वर्णन है, इसको रख दिया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जब हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, तब जाकर के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो होगा वो मौलिक अधिकार मान लिया गया है। 21 के को में वर्णित है, इसका रख दिया गया है। क्लियर। दूसरा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों की उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य एवं मूल कर्तव्य 51 के को में वर्णन है। बिल्कुल ये सही है। अभिभावकों को भी ये जो है ना कर्तव्य दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, कि क्या कर्तव्य है कि इसको प्राथमिक शिक्षा दिया जाए। क्लियर। इसको मूल कर्तव्य में रख दिया गया है 51 के को में। क्लियर। दूसरा सही हो गया। तीसरा, शोषण से कमजोर वर्ग होगा। ये देखिए, ये कमजोर वर्ग कर लीजिएगा आप लोग। शोषण से कमजोर वर्ग, कमजोर वर्ग, शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना हमारी मूल कर्तव्य नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना हमारी मूल कर्तव्य में नहीं रखा गया है, इसलिए जो है ये भी ऑप्शन सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो गया, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये सब पॉइंट ध्यान में रखिएगा, यही सब पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन है? वैदिक साहित्य की चर्चा कर रहा है, तो देखते हैं वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या क्या है। तो वैदिक साहित्य की जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो पहला जो आता है वैदिक संहिताएं आता है। क्या आता है? पहला वैदिक संहिताएं आता है, उसके बाद ब्राह्मणवाद आता है। क्लियर? वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण संहिताएं, उसके बाद आरण्यक संहिताएं आता है, उसके बाद लास्ट में उपनिषद आता है। क्लियर? इस तरह से आप पॉइंट्स को रखिएगा। क्या पॉइंट्स रखिएगा? वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण संहिताएं, उसके बाद आरण्यक संहिताएं, उसके बाद उपनिषद आता है। ध्यान में रखिएगा। तो ये देख लेते हैं, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण संहिताएं, आरण्यक संहिताएं। देखिए यहाँ थोड़ा सा दे दीजिएगा, यहाँ आरण्यक संहिताएं, उपनिषद। क्लियर? यहाँ ऐसे कर दीजिएगा, तो ये 3 नंबर ऑप्शन हो गया। क्लियर? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा चीनी यात्री बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की? देखिए कौन सा चीनी यात्री जो थे बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा का यात्रा किया था, तो कौन कौन किया था देखते हैं। हुएनसांग है, ये बिल्कुल किया था, ये सही है, हुएनसांग किया था। इत्सिंग, इत्सिंग किया था, तो ये बिल्कुल इत्सिंग भी किए थे, नालंदा का भ्रमण किया था ये भी। फायान, फायान नहीं किए थे। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 2 हो गया, उपरोक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। क्लियर? तो चीनी यात्री जो थे ये हुएनसांग 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। वह नालंदा महाविहार अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और भारत से बौद्ध ग्रंथ बटोर कर ले जाने के लिए आया था। क्लियर? इत्सिंग जो थे 670 ईस्वी में नालंदा आया था। उसके अनुसार जो है नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण जो हो रहा था 200 गांवों के राजस्व से होता था। नालंदा का जो भरण पोषण हो रहा था 200 गांवों से हो रहा था, 200 गांव के राजस्व से हो रहा था। ये इत्सिंग का कथन है। क्लियर? तो क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कहता कि विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ था? तो विद्यापति का जन्म जो है बिस्फी गांव में हुआ था। किस में हुआ था? बिस्फी हो जाएगा। तो बिस्फी ऑप्शन दिया नहीं है। देखिए बिस्फी देना चाह रहा था, ये सही कर लीजिएगा ऑप्शन सी को। बिस्फी क्या हो जाएगा? बिस्फी हो जाएगा। क्लियर? तो ये बिस्फी जो है ये विद्यापति का जन्म स्थली है, बिस्फी गांव। क्लियर? तो विद्यापति के बारे में कुछ हम चर्चा करते हैं, 1-2 पॉइंट बोलते हैं। श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं विद्यापति, ठीक ना। ये 1352 ईस्वी में, 1352 ईस्वी, ये जो बिस्फी पड़ता है पहले दरभंगा जिला में पड़ता था, अब मधुबनी जिला में हो गया है। क्लियर? इनकी मैथिली भाषा की पदावली एवं गोरक्षा विजय विशेष महत्वपूर्ण रचना है। इन्हें इसी ग्रंथ पर मैथिली कोकिल की अब उपाधि दिया गया था। देखिए क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है कि मैथिल कोकिल किसको कहते हैं, तो विद्यापति को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी मैथिल भाषा की पदावली एवं गोरक्षा विजय, ये 2 को जो ये महत्वपूर्ण रचना जो थे, कौन कौन? पदावली एवं गौरक्षा विजय, इन दोनों पदावली ये विशेष रचना के कारण इसी ग्रंथ पर इनको मैथिल कोकिल की संज्ञा दिया गया था। ये जो 2 ग्रंथ थे कौन कौन? पदावली और गौरक्षा विजय, ये 2 को क्लियर रखिएगा। ये कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि पदावली के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति। गौरक्षा गौरक्षा विजय की रचना किसने किया? तो विद्यापति। इन्हीं दोनों उपन्यास ग्रंथ के कारण मैथिल कोकिल की संज्ञा दिया गया है, मैथिल कोकिल की उपाधि दिया गया था विद्यापति को। विद्यापति श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। क्लियर? तो ये सभी जो है पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हमको
इजाज़त दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए इस कदर आप पढ़िए कि एग्ज़ाम की सफलता आपके नज़दीक है और एग्ज़ाम की सफलता पाइए, यही सबकी कामना है। तो नमस्कार, जय हिंद।